स्टीरियो आइसोमरेज़म ऑर्गेनिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो लास्ट लेक्चर में शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे, ठीक है, जिसमें आपने देखा था एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड क्या है, ऑप्टिकल को कैसे हम पहचानेंगे, फिर कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था जिसमें कायरल कार्बन किसको कहते हैं, प्लेनोसिमेट्री किसको कहते हैं, सेंट्रोसिमेट्री किसको कहते हैं, एक कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको आपने देखा था। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो दो रूप में एग्जिस्ट करेगा, उनको अलग करने के लिए कैसे अपने नोमेनक्लेचर की बात किया था, जिसमें हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखा, फिर डीएल जिसकी बात हम आज वाली क्लास में कर देंगे। उसके बाद हम जो बात करते थे उसमें हम करते थे कि अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन देख लिया तो उसी के बेसिस पर कोई टर्म्स थे जिसमें अपने एनहांसर देखा, डायस्टेरियोमर देखा, रस्मिक मिक्सचर देखा और मेसो कंपाउंड देखा। अब इस लेक्चर के कोरस्पॉन्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं डीएल नोमेनक्लेचर। तो डीएल नोमेनक्लेचर को डिराइव किया था ग्लिसरॉल्डिहाइड से और इसको प्रपोज किया था फिशर ने। तो सुगर्स के ऊपर से वो काम कर रहे थे और सुगर्स के अंदर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं नॉर्मली, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, तो इतने सारे कायरल कार्बन है उसको अलग अलग तरीके से लिखना काफ़ी डिफिकल्ट था। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर राइट हैंड साइड में अगर OH होगा तो इसको बोल देंगे D है, और लेफ्ट हैंड साइड में OH होगा तो उसको बोल देंगे L है। बस याद रखना है कि सारा का सारा काम करना है करेक्ट फिशर में। करेक्ट फिशर क्या होता है कि टॉप मोस्ट पोजीशन को नंबर 1 देना है, वर्टिकल लाइन कार्बन की स्केलेटन होगी, अब या तो OH इधर होगा या तो OH इधर होगा। मतलब अगर कभी करेक्ट फिशर फॉर्म में मॉलिक्यूल लिखा हुआ हो और अगर OH राइट में है तो बोलना है D फॉर्म है, और अगर लेफ्ट में लिखा है तो बोलना है L फॉर्म है। अगर एक ग्लूकोज है तो अगर आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो D ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हो गया L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अलग अलग कार्बन पे तुम बता सकते हो, यहाँ अगर आपका OH राइट तो D, यहाँ OH लेफ्ट तो L, अगेन D राइट। इसमें इवन अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो यहाँ OH लेफ्ट L, यहाँ OH D राइट, यहाँ D राइट। अब अगर पूरे मॉलिक्यूल की बात करना होता है तो लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट में है तो बोलते हैं D फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल, और लास्ट कायरल कार्बन OH अगर लेफ्ट में है इसको बोलते हैं L फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मैटर नहीं करता है कि ऊपर क्या लगा हुआ है। जैसे अगर एक ही कायरल कार्बन है और लास्ट कायरल कार्बन यही है तो D और ये हो गया L, लेकिन जब एक से ज़्यादा है तो यहाँ अगर लास्ट कायरल कार्बन OH राइट में है तो D इरेथ्रोज है और ये आपका D थ्रियोज है। इसमें भी राइट में है तो D ग्लूकोज, D फ्रक्टोज। ओवरऑल ऊपर क्या लगा है इससे कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा फोकस यहीं से है। इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे दे और आपसे पूछ ले L ग्लूकोज बताइए, तो पूरे का मिरर इमेज लेना है, ना कि केवल लास्ट कायरल कार्बन का मिरर इमेज लेते हुए सोच लेना है। अगर एक ग्लूकोज है तो पूरे का मिरर इमेज L ग्लूकोज होगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल करेक्ट फिशर में लिखा हुआ ना हो, इनकरेक्ट में लिखा हुआ हो। तो इनकरेक्ट में लिखा हो, कभी कभी हो सकता है कि फ्लाइंग वेस्ट में लिखा हो वो आपका फिशर में लिखा ही ना हो। तो ऐसे केसेस में हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प लेकर उसे करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करना है, और करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको बता देना है कि D है या L है। अगर राइट में OH है तो D और लेफ्ट में OH है तो L। काम जो डीएल नोमेनक्लेचर का किया गया था वो आपका सुगर्स में किया गया था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड किया गया अमीनो एसिड्स पे। अमीनो एसिड्स होती क्या है, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड में करेक्ट फिशर मॉलिक्यूल लिखा हो और NH2 अगर राइट में है तो D और NH2 अगर लेफ्ट में है तो L। कभी कभी कोचिंग्स वाले अमीनो एसिड के NH2 को और सुगर्स के OH को लेकर क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगेन अगर करेक्ट फिशर में लिखा है और करेक्ट फिशर में अगर OH राइट में है तो D, NH2 राइट में है तो L D, और अगर लेफ्ट में होता तो L। कभी अगर ये इनकरेक्ट फिशर में लिखा हो, इनकरेक्ट क्यों बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 ये नंबरिंग होगी क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, NH2 की प्रायोरिटी कम होती है। ये करेक्ट में लिखा है 1 2 3 4, क्लियर। तो अगर इनकरेक्ट में लिखा है तो 180 डिग्री घुमा कर करेक्ट बना लो, या आरएस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प लेकर करेक्ट बना लो। और करेक्ट बनाने के बाद अब यहाँ पे देख लो कि अगर वो लेफ्ट में है तो L, लेफ्ट में तो L, अगर राइट में होता तो D और D। जल्दबाजी में करोगे तो आप बता सकते हो LL है, लेकिन इनडायरेक्टली है क्या, सॉरी जल्दबाजी में करते तो DD सोचते, लेकिन है कौन सा, LL। चलिए, अब ये केसेस हो गए नॉर्मल। अब कभी आता है कि जहाँ कायरल कार्बन नहीं होगा फिर भी ऑप्टिकल शो करेगा, जहाँ डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड B, A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग ना होगा, फिर ज्योमेट्रिकल शो करता है। तो उसी को बोलते हैं स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में 4 नाम आते हैं, एलीन्स, स्पाइरेन्स, साइक्लोअल्काइल्डेन्स, पॉलीफेनाइल्स। एलीन्स जिसमें लगातार डबल बॉन्ड हो और अगर किनारा अलग हो और डबल बॉन्ड का नंबर 2 4 6 है तो ये शो करता है OI। क्यों, क्योंकि एक डबल बॉन्ड ऐसे है, दूसरे इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, इस पे लगा हुआ अलग है, इस पे लगा हुआ अलग है, कभी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेनसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर एलीन है और नंबर पर डबल बॉन्ड है और किनारा अलग है, किनारा अलग है, तो एक डबल बॉन्ड ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ये और ये एक प्लेन में हो जाएंगे, तो ये जो शो करेगा वो कौन सा है, GI। इसी तरह से
नहीं हो, किनारे अलग हो, तो अगेन वो शो करता है वाई। एक रिंग ऐसे, दूसरे इसके परपेंडिकुलर ऐसे। यही अगर 3 5 7 होता है तो एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तो ये शो करता है वो कौन सा है, GI। कभी कभी डबल बॉन्ड रिंग को मिला देता है, और डबल बॉन्ड रिंग को मिलाने के बाद अगर 2 4 6 आता है, अगेन वही वाई का केस, और 3 5 7 आता है, वही आपका GI का केस। ये मैटर नहीं करता है कि पहले रिंग है, डबल बॉन्ड है, रिंग है, या रिंग है फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिंग है, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। बस ऑड में है तो शो करेगा GI, और इवन में है तो शो करेगा OI। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीफेनाइल्स। तो ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल्स बात करेंगे OI की, और ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ट्राइफेनाइल हम बात करेंगे GI की। कहानी वही है, एक बेंजीन ऐसे है तो दूसरे परपेंडिकुलर इसके ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका ग्रुप इधर इधर है, इसका ग्रुप इधर इधर है, कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी। और जो आपने बहुत तरह के स्टीरियो आइसोमर्स देख लिया है, उसके स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, तो क्वेश्चन आता है कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर n स्टीरियो सेंटर्स। जो n स्टीरियो सेंटर की बात कर रहे हैं, तो स्टीरियो सेंटर्स वो सारे सेंटर्स हैं जिसके अलोंग GI OI हो सकता है। तो GI का जनरल केस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, साइक्लोअल्कीन जिसमें कार्बन का नंबर 8 से ज़्यादा हो, कोई भी हो सकता है। इवन अगर OI की बात कर रहे हैं तो जनरल केस कायरल कार्बन भी हो सकता है। स्पेशल केस आपका एलीन्स, साइक्लोअल्काइडिन्स, आपका स्पाइरेंस या पॉलीफेनाइल्स कुछ भी सोच सकते हो। मतलब जहां भी स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी वो सब के सब स्टीरियो सेंटर्स हैं। और ऐसा केस आ गया तो अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ सिमेट्री अनसिमेट्री का प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर मॉलिक्यूल को इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, दोनों का नाम अलग लगाता है तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इधर से लिखें एक ही आता है, सिमेट्रिकल है। जैसे अगर इसकी बात करें अनसिमेट्रिकल है, इधर से कुछ और आएगा, 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 ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो जो ऐसे केसेस होते हैं तो फॉर्मूला लगाना है 2n। चाहे वो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, चाहे ऑप्टिकल सेंटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को मिला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और n इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हैं तो इसका मतलब इन फॉर्मूले को लगा देना है, और इस फॉर्मूले को लगाते हुए क्वेश्चन को लगा देना है। चाहे कहानी के अंदर केवल GI हो, चाहे कहानी के अंदर केवल OI हो, चाहे GI OI को मिला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, n ऑड स्टीरियो सेंटर्स हैं, तो हमें देखना है कि बीच में क्या है, बीच में क्या है। तो बीच में अगर GI का केस बनता है तो GI का फॉर्मूला लगा देना है, और बीच में अगर OI का केस बनता है, OI का केस बनता है तो हमें OI का फॉर्मूला लगा देना है, और इसी बेसिस पे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। कभी कभी अगर ऐसा हो सकता है कि इसको देखें तो इसका तो इधर का पार्ट सेम है, इसको देखें तो इधर का पार्ट सेम है, तो कभी कभी बच्चे को दिमाग में आ सकता है सर ये कार्बन तो कायरल है ही नहीं, तो इसी कार्बन को बोलते हैं स्यूडो कायरल। कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे। जैसे इसी पर्टिकुलर को ले लें तो तीनों OH इधर 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 सोच लो, और एक केस में बीच वाले OH को इधर का सोच लो, तो स्पेस में ओरिएंटेशन बदल गया, और जो स्पेस में ओरिएंटेशन बदल गया तो इसका तो ये इसी के अलोंग स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल। कैलकुलेशन में इसको हमें काउंट करना होता है। और लास्ट, अगर कभी इनएंसर डायस्टेरियमर्स आए तो इन्हें सेपरेट कैसे करोगे। तो डायस्टेरियमर चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है तो उनको अलग करने का तरीका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन इनएंसर्स चूंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो डायरेक्ट अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए केमिकल तरीके का हेल्प लेते हैं और रस्मिक मिक्सचर को, ठीक है, पेयर ऑफ इनएंसर को किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करके उसे पेयर ऑफ डायस्टेरियमर बनाते हैं। और जब पेयर ऑफ डायस्टेरियमर बन गया अब उसके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराकर अलग रिएक्शन बना लेते हैं, फिर उसके बाद पानी डालकर एसिड अल्कोहल को अलग कर लेते हैं, और अल्कोहल एसिड अलग है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग है, उसको बॉयल करके अल्कोहल को निकाल देते हैं और एसिड अलग अलग कंटेनर में चला आया। तो ऐसे केमिकल प्रोसेस, जिस केमिकल प्रोसेस से हम इनएंसर को अलग करते हैं उस प्रोसेस का नाम है रेजोल्यूशन। तो ओवरऑल इतना ही है जो आपको प्रॉपर तरीके से दिमाग बैठाना है, ऑप्टिकल के क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपके ऑप्टिकल के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से बनाने में मदद किया होगा। गुड लक।